साथियों को अपने। जी जी देखिए, ये सूचना के अधिकार पर जो काम करने वाले लोग हैं, ये असल में सहज सरल और अच्छे लोग नहीं माने जाते। जैसे सत्येंद्र जी की बात मैं अभी सुन रहा था कि पत्रकारों को, सुरेश मौर्य जी नमस्कार जी, ये सत्येंद्र भाई की बात सुन रहा था कि पत्रकारों को, आदरणीय राहुल जी को सूचना आयुक्त बना दिए। पता नहीं किस संस्था ने ऐसा इनसे कहा है कि पत्रकारों को आरटीआई नहीं लगाना चाहिए। मैं ये बात बता दूं कि पत्रकार पहले भारत के नागरिक होते हैं। जिस जिस संस्था ने, जिस व्यक्ति ने हमारे सत्येंद्र जी को ये बात कही है, ऐसे ही कई लोगों को। मुख्य सूचना आयुक्त सर मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना अभी आयुक्त ने कहा मध्य कि प्रदेश पत्रकारों को आरटीआई नहीं लगाना चाहिए। जी निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा मुख्य सूचना आयुक्त सरकार के कुछ विशेष वाले खास रहे होंगे। वो तो है ही। मुझे दुख इस बात का है कि राहुल जी के कार्यकाल को वो। राजकुमार जी, ये जी सूचना आयुक्त की ये बात कर रहे हैं महोदय, आदरणीय श्री श्री विजय 108 कुमार से। यादव जी, हाँ, ये डीजी इंटेलिजेंस रहे हैं। और ये अच्छा, मोहन यादव, श्री 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 आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में है, इनके खास में से रहे हैं। तो यादव जी ने यादव जी को मुख्य सूचना आयुक्त बैठा दिया 5 साल के लिए। अब अच्छा। आपको जानकारी मिलने वाली नहीं है, बस बात खत्म यहीं से। जी बस छोटे दुर्भाग्य यही है ना, यही दुर्भाग्य है हमारा कि ऐसे लोग सूचना आयुक्त बने हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। कोई पत्रकार अपना घर भरने के लिए सूचना का अधिकार नहीं लगाता, अपने घर की अटैचियों को भरने के लिए नहीं लगाता। कहीं ना कहीं समाज में, सरकारी संस्थाओं में उसको गलत दिखता है, तभी वो आरटीआई फाइल करता है। काश मैं होता तो सूचना आयुक्त को समझा पाता कि साहब ऐसा नहीं, ऐसा है, आप इसको हवा में मत लीजिए और आपको लेना भी नहीं चाहिए। है, दुर्भाग्य है हमारा कि ऐसे लोग बैठे हैं। और मैं बता दूं ये बात कि कोई भी नहीं चाहता। हमारे सत्येंद्र जी, सुरेश मौर्य जी, इनसे मैं पुराना परिचय है मेरा, मैं जानता हूं इनको, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि सूचना आपको मिले। भाई साहब, जी आप जी 10 रुपए खर्चा करते हैं किसी सरकारी कार्यालय में, आप 10 रुपया खर्चा करते हैं और 10 रुपया खर्चा करके उससे मांगते हैं कि तुम्हारा गला को अलग कैसे करें। वो 10 रुपए के बदले वो जानकारी दो, चाकू दो वो, जिससे तुम्हारा हम गला छेद पाए। आप ये मत सोचिए कि आसानी से ये लोग जानकारी दे देंगे। मैंने देवेंद्र जी को व्हाट्सएप कर दिया है, देवेंद्र जी आपको मिल जाए तो इसको स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी, आपको जितने भी आरटीआई के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, इन सभी लोगों को चाहिए कि वो देश के लिए काम कर रहे हैं, अपनी मातृभूमि के लिए काम कर रहे हैं। इतनी बातों से कभी हलकान नहीं होना चाहिए, कभी परेशान नहीं होना चाहिए। आप सोच के देखिए कि आपके घर में आपकी मां है, आप अपनी मां के पैरों में तेल लगा के अगर मालिश कर देते हैं और दूसरा भाई आपका कहता है कि क्यों तेल वेस्ट कर रहे हो, अपना समय क्यों खराब कर रहे हो, उतना तेल जो 50-100 ग्राम लग गया मां के पैर में, वो तो 50-100 ग्राम में से सब्जी बन जाती। आप सोच के देखिएगा कि वो आपका दूसरा भाई है कैसा। जी जी बिल्कुल, इसलिए ना इन बातों से ना निराश कभी नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं कुछ चीजें बताऊंगा, मेरे पुराने साथी भी अभी जुड़े हुए हैं। आप आरटीआई के क्षेत्र में अगर काम कर रहे हैं, जी, ये स्क्रीन पर आप सबको दिख रहा होगा, ये मेरे नाम से पिटिशनर था। और आप इसको थोड़ा सा देखेंगे नीचे आने के बाद, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ विरुद्ध सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एंटी करप्शन ब्यूरो, इसमें देखेंगे आपकी फॉर पिटिशनर मिस्टर राजकुमार मिश्रा, पिटिशनर इन पर्सन।
appear through वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मैं इस केस के बारे में आपको 2-3 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि लड़ना होता क्या चीज है। देखिए, सूचना के अधिकार पर यहीं पर रोक दीजिए देवेंद्र जी, मैं इस पर बात करूंगा तो आगे बढ़ाएंगे इसको, थोड़ा ऊपर ले जाके इसको रोक दीजिए। देखिए, सूचना के अधिकार पर जितने लोग काम करते हैं, मैं समझता हूं ना कि ये सभी लोगों को चाहिए कि टीवी में वो जंगल वाली कुछ कहानी आती है जिसमें शेर को शिकार करते हुए दिखाया जाता है, आप उस चीज को थोड़ा ध्यान से और गौर से देखिएगा। शेर अपने से बड़े जानवर का भी मार देता है। वो आप देखिएगा, शेर का शिकार करने का तरीका यह होता है कि वो जिस जानवर को पकड़ लेता है उस जानवर को फिर छोड़ता नहीं है, चाहे वो जिराफ, चाहे वो हाथी, उसको कितना पटके, कितना जमीन में गिराए, कितना दूर उछाले, वो अपने शिकार को छोड़ता नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ताओं को ऐसे ही शेर की तरह काम करना है। आप 2-4 आरटीआई लगाइए और आप ये कभी मत सोचिए कि वो विभाग, वो भ्रष्ट अधिकारी डर जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आरटीआई लगाइए, जानकारी निकालिए और जानकारी निकाल के उसको कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाइए। कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा कि कोई जज, कोई अधिकारी ईमानदार मिलेगा जो फस्र तक, उनके परिणाम तक उनको ले जाएगा। इसलिए हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है। जिस सूचना आयुक्त ने आपसे पूछा कि पेपर वालों को, अखबार वालों को, पत्रकारों को आरटीआई नहीं लगाना चाहिए, तो उनके यहां आरटीआई लगाइए आप और उनसे पूछिए कि आरटीआई कौन कौन लगा सकता है। एक लाइन केवल बात है, वो धारा 3, सूचना के अधिकार की धारा 3, वो भारत का नागरिक होना चाहिए जो आरटीआई लगाएगा। वो स्त्री हो, पुरुष हो, कहीं कोई रोल नहीं है, केवल वो भारत का नागरिक है। तो क्या ये पत्रकार भारत के नागरिक नहीं है? चलिए आज आते हैं हम लोग, ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये इसका थोड़ा पृष्ठभूमि बता दूं मैं इस केस का। मैं अक्सर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं लगाता रहता हूं, अक्सर बहुत सारे जनहित याचिकाएं लगा चुका हूं, जिसमें एक केस में 2016 में मैं फाइल किया था। पीआईएल उसमें प्रदेश के 73 आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी। 73 लोग थे। सरकार उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी, विभागीय जांच, लेकिन निर्णय नहीं कर पा रही थी और ये जांच 10 साल, 12 साल, 8 साल से पेंडिंग था। जब मैं इसको पीआईएल किया तब जांच शुरू हुई, कोर्ट का दबाव था, अधिकारियों ने निर्णय लेना शुरू किया, जांच अधिकारी कार्रवाई करना शुरू किए। इसी समय मैं एक आरटीआई फाइल किया था। मैं उस आरटीआई में छत्तीसगढ़ के एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू से 2016 में यह जानकारी मांगी थी कि प्रदेश में कितने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी हैं जिनके खिलाफ शिकायत की जा चुकी है और वो अभियोजन की स्वीकृति के लिए पेंडिंग है। जब एसीबी ईओडब्ल्यू में मैं आरटीआई लगाया, चूंकि मैं जानता हूं कि सीआरपीसी का धारा 197 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 में यह प्रावधान है कि कोई अधिकारी के खिलाफ अगर आपराधिक कार्रवाई की जाती है तब उसके खिलाफ हमको अभियोजन की स्वीकृति लेनी पड़ेगी, चाहे वो राज्य सरकार ले या प्राइवेट कंप्लेन है तो कंप्लेनेंट ले, लेकिन बिना अभियोजन की स्वीकृति के किसी अधिकारी, शासकीय अधिकारी या कर्मचारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है।
तो मैं एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू से ये जानकारी मांगा कि आप बताएं कि कितने लोगों पर पेंडिंग है। उन्होंने 2016 में, हालांकि वो 30 दिन के भीतर जानकारी दे लिए थे, उन्होंने ये बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार में 2006 का एक नोटिफिकेशन है जिसमें हम ईओडब्ल्यू और एसीबी को सूचना के अधिकार से मुक्त किए हैं। मेरे को तो ये बात कहीं से सूट नहीं किया। फिर उस अधिकारी से मैं निजी रूप से मिला, उनको मैं बताया कि ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहीं ये बात स्वीकार नहीं किया कि हमको उनको जानकारी देना चाहिए। जानबूझ के मैं समझा पाने में उनको सफल था कि कैसे करके आपको जानकारी ये देनी है, ये जानकारी देने से आप मुझे रोक नहीं सकते। जब समझने के बाद भी उन्होंने जानकारी नहीं दी तो सत्येंद्र जी सोचिएगा, मैं आपको इंडिकेट करके कह रहा हूं कि कैसी लड़ाइयां लड़ी जाती है और परिणाम क्या होता है। वो अधिकारी को मेरी प्रार्थना, मेरी बात समझ में आ गया कि जानकारी देनी चाहिए, लेकिन फिर भी देने से मना कर दिया उन्होंने। मेरे पास क्या विकल्प बचता था? मैं हाईकोर्ट में एक रिट फाइल किया और वो रिट तब के चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के डबल बेंच में गया। मतलब 2 जज बैठ के मेरा उस रिट को सुन रहे थे। मेरा केवल इतना कोर्ट से प्रार्थना थी कि साहब, ये एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू जी को किसी भी तरह से सूचना के अधिकार से मुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24(4) में यह बात लिखा है कि जो जानकारी भ्रष्टाचार या मानव अधिकारों के हनन से संबंधित है, वो सूचना देने से किसी भी संस्था को एग्जम्प्ट नहीं किया जा सकता। मतलब वो किसी भी इस तरह की जानकारी जो भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के हनन से है, जी, जानकारी देने के से किसी भी संस्था को मुक्त नहीं किया जा सकता। मैं हाईकोर्ट में ये बात रखा और मेरा केवल हाईकोर्ट में इतनी बात थी कि एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू ना तो कोई महिला संबंधी अपराध की जांच करता है, ना मारपीट का, ना हत्या का, ना किसी भी तरह का कोई जांच नहीं करता। वो केवल भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों की जांच करता है। जी। तो ऐसे में भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों की जांच करने वाली संस्था को आप सूचना के अधिकार पर जानकारी देने से मना कैसे कर सकते हैं? जी। ऐसी स्थिति में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के तब के चीफ जस्टिस साहब मेरे से पूछते हैं, चूंकि मैं इन पर्सन था और मैं आपको बताता हूं कि मैं कोर्ट जाना ही छोड़ दिया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पास में होता है इसलिए वहां चला जाता हूं। मैं इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई का भी आवेदन लगा के हाई कोर्ट से डायरेक्शन कराया हूं। छत्तीसगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होती है। जी, जी। इस प्रकरण में माननीय चीफ जस्टिस साहब मेरे से पूछे, क्या आप छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट रूल जानते हैं? मैं बोला जी सर जानता हूं। जी। तो बोले कि आप तो पीआईएल फाइल करने में मास्टर हैं, फिर आप ये रिट पिटीशन क्यों फाइल किए? रिट पिटीशन सिविल था मेरा तर्क ये था माननीय महोदय के सामने कि साहब, मैं छत्तीसगढ़ सरकार के एक नोटिफिकेशन को जो अल्ट्रा वायरस है इसको चैलेंज कर रहा हूं। जी। तो अल्ट्रा वायरस पिटीशन को अगर मैं नोटिफिकेशन को चैलेंज कर रहा हूं इस पिटीशन में, तो मैं पीआईएल में क्यों जाऊंगा? जी। मैं तो रिट पिटीशन में जाऊंगा। जी। लेकिन वो सुन ही नहीं रहे थे कहीं भी बात। वो बोले कि नहीं, उसमें ऑर्डर में वो लिखे कि पिटिशनर अपीयर इन पर्सन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और पिटिशनर पीआईएल के मामलों में नए व्यक्ति नहीं है। जी। जनहित याचिकाओं के मामले में पिटिशनर राजकुमार मिश्रा नए व्यक्ति नहीं है, इसलिए पिटिशन खारिज।
और बाप रे। जी जी क्या जी, बात। ये हुआ था, पिटीशन खारिज। बड़ा निराश हुआ, मैं तर्क करता रहा, मेरी तर्क सुनी नहीं जा रही थी। मैं उन्हीं के कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाया कि आपने इस तरह का एक नियम से बाहर जाके ऑर्डर पास किया है, इसको करेक्ट कर लीजिए, इस मेरे इस रिव्यू को स्वीकार कर लीजिए। उन्होंने पूछा रिव्यू के हियरिंग में कि इसमें नया क्या है। मैं बोला, नया सर ये स्थिति है, इसको बाहर कर नहीं सकते इस संस्था को, और आप मेरा पिटीशन खारिज कर रहे हैं, क्योंकि मैं पीआईएल में मास्टर आदमी हूं, पीआईएल जानता हूं अच्छे से। और बेमरोवत मैं तैयार था मानसिक रूप से कि मेरे ऊपर कंटेम्प्ट होगा तो होगा, लेकिन दमदारी से। देखिए, हम लोग मर्यादा से बाहर तो जा नहीं सकते, लेकिन लीगल पॉइंट में आप कुछ भी हो तो हम ऐसा थोड़ी कि लीगल पॉइंट में हम जीरो है। अंततः मैं तर्क करता रहा, उन्होंने फिर मेरा रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया। ओहो। सुना ही नहीं। ये बात आ गई 2017-18 17। जी। अब मेरे पास क्या विकल्प बचता है? हम तो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, हम भिड़ेंगे तो आपसे, छोड़ेंगे तो बीच में नहीं। फिर मैं चला गया सुप्रीम कोर्ट। अब चूंकि इस केस को मैं सुप्रीम कोर्ट में इन पर्सन फाइल कर रहा था, जी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो फीस लगता है, वो फीस आपको बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे कितना लगता है। जी। एक ऑर्डर को आप चैलेंज कर रहे हैं तो 1500 रुपया। मेरे को सुप्रीम कोर्ट में 2 ऑर्डर चैलेंज करना पड़ा था, एक रिट पिटीशन वाला और दूसरा रिव्यू का, तो 3000 रुपये ये लग रहा था। और अंतरिम एप्लीकेशन मैंने 4 फाइल किया था, तो 4 का 400 रुपये, वो कुल 3400 रुपया मेरा खर्च हो रहा था। जी। उसमें भी मैं एक और आईए फाइल किया अंतरिम एप्लीकेशन कि मेरे पास पैसे नहीं है 3400 रुपया जमा करने के लिए, मैं नहीं जमा करूंगा। कौन सा मेरे पापा की जागीर बढ़ जाएगी इस पिटीशन को अलाउ होके? ये तो पूरे देश, पूरे प्रदेश, पूरे धरती के लोगों को फायदा होगा। मैं 3400 रुपया क्यों दूं? सहयोग से मेरा वो आवेदन स्वीकार हो गया, वो 3400 रुपया मुझे नहीं देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में। और फिर मैं दमदारी से आर्गुमेंट किया। तो जब आर्गुमेंट मैं कर रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट के जिस न्यायमूर्ति महोदय के सामने मेरा पिटीशन गया था, वो हिंदी समझते नहीं थे अच्छे से। मैं इंग्लिश बोलना नहीं चाह रहा था कि वो तो बड़े हैं ना, आप तो बड़े हैं, आप हिंदी सीखिए, मैं इंग्लिश क्यों सीखूंगा। और ऐसे ही जैसा अभी टी शर्ट पहन के हूं, ऐसे ही टी शर्ट पहन के कोर्ट में आर्गुमेंट कर रहा था। वो कह रहे थे कि मैं पिटीशन को दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता हूं। समझता और बोलता तो मैं भी इंग्लिश हूं ही ना, समझ में तो उतनी आती है, लेकिन मैं जिद में अड़ा रहा कि मैं इंग्लिश नहीं समझता, नहीं बोलूंगा। आप हिंदी समझिए, आप हिंदी में मेरे से बात करिए। तो जो सेकंड जज थे वहां, उन्होंने फर्स्ट हियरिंग में नोटिस इशू कर दिया राज्य सरकार को, और नोटिस इशू करने के बाद उनसे जवाब मांगा, जवाब उन्होंने दिया। जवाब देने के तुरंत बाद मैं उसमें रिज्वाइंडर फाइल कर दिया। जी। रिज्वाइंडर की सुनवाई हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को इस डायरेक्शन के साथ निर्देश किया कि इस केस में आप पुनः सुनवाई करें। आपने जो निर्णय किया है रिट पिटीशन में और रिव्यू पिटीशन में, वो त्रुटिपूर्ण है। आप मतलब समझ रहे हैं? एक तरफ तो बड़े लोग जो कानून के विशेषज्ञ लोग हैं, और एक हम जैसे अदना सा आदमी, रोड में चलने वाले साधारण लोग। जब वापस आया सुप्रीम कोर्ट से इस डायरेक्शन में, सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली मेरे को इस केस में सुनना चाह रही थी, तो सुनना चाह रही थी तो हमको सुनाने में क्या है? पिटीशन तो अभी भी मेरे को रटा हुआ है, मैं क्यों पीछे हटता? पूरी बात में उनको सुनाया कि सर, एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू ये केवल भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों की जांच करती है, और सूचना के अधिकार की धारा 24(4) में लिखा है कि भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के हनन से संबंधित सूचना देने से किसी भी संस्था को माफ नहीं किया जा सकता।
तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गलत ऑर्डर किया है। दुर्भाग्य से क्या हुआ कि जब मैं उसको पढ़ रहा था ना, धारा 24(4) को, तो मैं इंग्लिश वर्जन पढ़ रहा था। मतलब मेरे से वो गलती हुई थी, तो इंग्लिश वर्जन पढ़ रहा था, तो उनकी समझ में आ गया कि इंग्लिश मैं जानता हूं। फिर वो इंग्लिश की वाली बात हुई। बाद में मैं इस मेरा आर्गुमेंट सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को वापस भेज दिया पिटीशन। अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट इसमें सुनवाई शुरू की। जब सुनवाई शुरू हुआ तब जिस न्यायमूर्ति महोदय के सामने मेरा ये पिटीशन गया, उन्होंने इस केस का, सोचिए, कॉमा फुल स्टॉप का आर्गुमेंट भी मुझसे सुना। मेरे खिलाफ सरकार की ओर से टॉप के टेक्निकल वकील खड़े हुए, जो सरकार की पैरवी करते हैं वकील साहब लोग, एडवोकेट जनरल कार्यालय के लोग, वो टॉप के वकील खड़े हुए। अंततः पूरा आर्गुमेंट मैं किया, उसके बाद ऑर्डर रिजर्व हुआ, और ऑर्डर रिजर्व होने के बाद ये ऑर्डर आया जो अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हेलो, ये जो दिखाई दे रहा है, इसमें मैं इन पर्सन होके आर्गुमेंट किया था। और ये आप देखिए, बहुत बड़े पेज का जजमेंट है ये। मतलब ये जजमेंट, एक सेकंड, ये 35 पेज का जजमेंट था, और ये AFR हुआ था, अप्रूवल फॉर रिपोर्टर। मतलब कई किताबों में और सूचना के अधिकार के संबंध में जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं या जितने भी तब के हुए, तब सभी में इस आदेश का प्रसारण हुआ था। इस केस में जब ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट करने लगी, तो इसमें भी 2 जज थे। इस जज में, ये जज साहब ने पूरी पूरी बात सुनी, और सुन के आप अंत में देखेंगे इसमें इन्होंने क्या ऑर्डर किया। इन्होंने ऑर्डर किया देवेंद्र कि जी, इसको लास्ट में दिखाइए इनका, लास्ट वाला जी, अंतिम पेज, लास्ट में 35वां पेज, हेड नोट। ये आप मिश्रा जी, ये आप हाई कोर्ट जो गए थे, जी ये राज्य सूचना आयोग के निर्णय के विरुद्ध में गए थे आप? नहीं नहीं, सूचना आयोग ने, छत्तीसगढ़ सरकार के निर्णय के विरुद्ध है। नहीं तो इसके आपके बाद वाला आवेदन, देवेंद्र, भाई आपके आवेदन में निर्णय तो सूचना आयोग करेगा ना? नहीं नहीं, मैं सूचना आयोग में गया ही नहीं इसमें। हाँ, हाँ, देवेंद्र जी, इसके बाद वाला पेज। तो सूचना आयोग में जवाब नहीं गए तो क्या आप जानकारी मांगने इनसे गए थे बिना RTI लगाए? मैं आपको पर्सनली बताता हूं, आज द्विवेदी जी, एक्चुअली मैं बदमाशी किया था इसमें। चलिए बाद में मैं, बात करेंगे, आप इसको कंक्लूड कर लीजिए पहले। हाँ जी, इसके बाद वाला देवेंद्र जी, इसके बाद वाला पेज, ये 34वां पेज है। नहीं नहीं, ये 34वां पेज है, इसके बाद एक और पेज है, ये वाला पेज, थोड़ा बड़ा कीजिए। इस पूरे जजमेंट का सारांश क्या है, वो इन्होंने सबसे अंतिम पेज में लिखा है। इन्होंने लिखा है, नोटिफिकेशन इशू अंडर सेक्शन 24(4) ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, एग्जम्प्टिंग द एंटी करप्शन ब्यूरो फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द RTI एक्ट वुड नॉट प्रिवेलेंट the public information officer to supply information relating to the allegation of corruption। इसमें इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना के अधिकार की धारा 24(4) के तहत भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी देने से मुक्त नहीं किया जा सकता। ये ऑर्डर हुआ। ऑर्डर होने के बाद ये जब एंटी करप्शन ब्यूरो में गया, मैं वहां बात किया कि मेरे को फिर से RTI लगाना है, तो RTI में लगाया एंटी करप्शन ब्यूरो में, और उन्होंने जवाब ये दिया कि हमारे कार्यालय में जो भ्रष्टाचार हुआ है
आप देखिए सत्येंद्र जी, अधिकारियों की हरकतें, उन्होंने जी कहा, जी मुझे कहा, सामने बैठा के कहा कि जी हमारे कार्यालय में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जानकारी हम इस पे देंगे, लेकिन दूसरे के भ्रष्टाचार की जांच हम जिस प्रकरण में कर रहे हैं उसकी जानकारी हम नहीं देंगे आपको। कौन? आप तो समझ थर्ड पार्टी सकते हैं, फाइल चुका है। मतलब मेरा सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर के बाद सारा प्लानिंग को ये लोग फेल कर दिए थे। मैं बोला कि मैं मुंह जबानी नहीं मांगता, आप लिख के दीजिए मेरे को। उन्होंने यही बात लिख के दे दी, मैं हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल कर दिया। कंटेम्प्ट में जब नोटिस गई तब हम्म। जाके ये लोग क्रिस्टल क्लियर हुए कि दूसरे के प्रकरण की जांच जो भ्रष्टाचार से संबंधित है वो जानकारी भी इनको देनी पड़ेगी। क्या? अंततः अब छत्तीसगढ़ में ये सूचना के अधिकार पर जानकारी देने लगे। मेरे कुछ मित्र लोग कहते हैं कि नहीं, ये लोग बदमाशी करते हैं। तो मैं बोला कि तो मेरा तो केस है ही, आप कंटेम्प्ट फाइल कर लीजिए, फिर देखिए कैसे बदमाशी करते हैं। अभी 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 कुछ समय पहले मैं एक आरटीआई फिर लगा इसी संस्था में। जी, अभी द्विवेदी जी जो बता रहे थे कि मैं सूचना आयोग के ऑर्डर के खिलाफ, उसको भी क्लियर करता हूं मैं जी इसी संस्था में फिर एक सूचना के अधिकार पर आवेदन लगाया और मैंने इनसे पूछा कि अब तक आपने धारा 4 का पालन कितना किया है। आप सब जानते हैं, हमारे सारे एक्टिविस्ट भाई लोग जानते हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 का जो 41B जो है, इसमें 17 बिंदुओं की जो जानकारी है, अगर ये 17 बिंदुओं की जानकारी अगर वेबसाइट पर डलने लगे तो मेरा ख्याल है 70 से 80% आरटीआई लगना ही बंद हो जाएगा। जो लोग आरटीआई लगाते हैं वो कोई वेट नहीं करना चाहता है एक महीने का। एक महीने में ये जानकारी देंगे, 29वें दिन कई बार ये लोग जानकारी का सूचना भेज देते हैं कि आप ₹2 जमा करिए तो हम आपको जानकारी देंगे। तो जी ₹2 आप जमा करिए, उसके बाद फिर ये बात, वो जानकारी आपको भेजेंगे। लेकिन ₹2 आपसे लेने के लिए वो लोग रजिस्ट्री भेजते हैं ₹25-26 का। जी रजिस्ट्री कॉस्ट लगा के आपसे ₹2 मांगते हैं, फिर वो आपको जानकारी देते हैं। क्या समझा जाए? मुझे तो इन चीजों से बहुत अपार वेदना होता है, पर समझें क्या, हम करें क्या? हमारा भी हाथ बंधा हुआ है, हम सीमित हैं। ओवरऑल इसमें मैं इनके यहां आरटीआई लगाया कि धारा 4 का पालन कहां कितना हो रहा है, क्योंकि जो जानकारी, आप सब अपने मित्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि जब भी आप आरटीआई फाइल करें, इस हर आरटीआई के अंतिम हिस्से में ये जरूर लिख दें कि जो जानकारी आप मुझे देने को सहमत हैं, मतलब वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और पब्लिक डॉक्यूमेंट होने के कारण आप मुझे अपना वेबसाइट का पता बताएं जहां पर आप धारा 4 का पालन करते हुए ये जानकारी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। आप देखिए अभी जैसे हाई कोर्ट, पूरे देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कुछ को छोड़ के बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने ऑर्डर, अपनी कार्रवाई वेबसाइट पर अपलोड करता है, लेकिन ये सरकारी कार्यालय के जो लोग हैं वो करना ही नहीं चाहते। तो जितने मेरे मित्र मेरे साथ अभी हैं, इन सबसे अनुरोध करूंगा कि सभी आरटीआई एप्लीकेशन में निचले हिस्से में नोट लिखिए, और नोट लिख के उसके सामने लिख दीजिए कि आप अपना वेबसाइट बताएं जहां ये जानकारी आप अपलोड कर चुके हैं। क्योंकि धारा 4 में आप सब जानते हैं ये लिखा हुआ है कि इसके लागू होने के 120 दिनों के भीतर, मतलब सूचना का अधिकार लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को, तो इसके 120 दिन, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और इनका कोई डेट है, फरवरी 2006 से सभी विभाग अपनी अपनी जानकारियों को वेबसाइट पर डालेंगे और उसको अपडेट भी करेंगे। एक बार वेबसाइट पर डाल लेने के बाद वो लाइफ टाइम के लिए नहीं हुआ, उसको आप अपडेट भी करते रहेंगे। अभी 2023 में
इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक बेहतरीन जजमेंट आया है धारा 4 के संबंध में। तो जब मैं इस संस्था से मांगा कि आप धारा 4 का कितना पालन कर रहे हैं, तो फिर वही बात जो अब तक हम लोग बात करते आ रहे हैं, मैं बोला मैं इसमें भी PIL लगाऊंगा। और चूंकि मैं इस संबंध में धारा 4 के संबंध में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 2012 में एक जनहित याचिका प्रस्तुत कर चुका था, उसमें अगर मैं भूल नहीं रहा हूं डेट, तो 24 सितंबर 2012 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 2 जजों की पीठ ने यह कहा था कि छत्तीसगढ़ प्रदेश इस आदेश के 6 महीना के भीतर अपनी अपनी जानकारी को वेबसाइट पर डालें। आप तलाश लीजिए, ये वेबसाइट पर डालने की प्रक्रिया 30% भी नहीं है। आप सच बात यह है कि आप अगर कोई RTI लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपका कहीं ना कहीं कोई मकसद होगा। अगर आपका मकसद है कि सूचना के अधिकार पर, समीर भाई आप सुन रहे हैं ना, तो सूचना के अधिकार पर आपको जानकारी मिल जाए, और क्यों ना आप आज RTI फाइल करें और आज ही आपको शाम तक जानकारी मिल जाए। उस RTI के जानकारी की सार्थकता ज्यादा है। अगर यह वेबसाइट पर होगा तो किसी भी तरह से आदमी वेबसाइट को खंगाल के, खोज के डाउनलोड कर लेगा। और हम सब जानते हैं कि सूचना का अधिकार आया है 2005 में, उसके 5 साल पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 आ चुका था। मतलब यह हुआ कि आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पालन करना ही पड़ेगा। मतलब आपके वेबसाइट पर जो जानकारी उपलब्ध है उसका मैंने प्रिंट निकाला है डाउनलोड करके, तो उसका उतना ही वैल्यू है जितना सर्टिफाइड कॉपी की है। तो अगर हमको वेबसाइट से मिल जाएगा तो बड़े आराम से आदमी वो जानकारी को निकाल लेगा, आज का आज ही प्रयोग कर लेगा। क्यों हम 1 महीने तक इंतजार करेंगे? तो बेहद दर्दनाक और तकलीफ देह है कि कोई ग्रामीण अगर का राशन कार्ड नहीं बन रहा है तो वो एक RTI फाइल करता है कि मेरा राशन कार्ड कहां पर रुका हुआ है। दुर्भाग्य देखिए, उसमें भी 1 महीना लगाते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि जितने देश में हमारे, मेरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, आपके प्रदेश में भी जितने लोग सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं, इनको कठोरता से कुछ समझाना ही पड़ेगा, समझाना ही चाहिए। मैं अपने साथियों से कहता हूं, कोई जन सूचना अधिकारी है उनको भी बताता हूं ये बात, कि जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को आपने उनके कार्यालय में अपना RTI एप्लीकेशन फाइल कर दिया, 1 जनवरी को आपने पेश किया, उनके पास केवल 30 दिन है। 30 दिन है मतलब 30 दिन के भीतर ही कार्रवाई करनी है। एक्ट में साफ साफ लिखा है कि यथासंभव शीघ्रता से जो जानकारी आपके पास में है उसके लिए आप 29वें दिन का इंतजार क्यों कर रहे हैं? इसमें एक बारीक टेक्नोलॉजी, सुरेश भाई सुनिएगा, एक बहुत बारीक टेक्नोलॉजी बता रहा हूं इसमें, मतलब टेक्निकल फायदा हम RTI एक्टिविस्टों को। 1 जनवरी को आपने RTI फाइल किया, 30 जनवरी को 30 दिन पूरा हो गया। वो लोग बदमाशी क्या करते हैं, 29वें दिन आपको एक लेटर भेजेंगे, और आपको लेटर भेजेंगे और उसमें ये लिखेंगे कि आप 500 रुपया जमा करिए, 250 पेज की जानकारी है, तब हम आपको जानकारी उपलब्ध कराएं। और जैसे ही वो एक लेटर आपको भेज देते हैं, उनकी जो 30 दिन वाली घड़ी है वो रुक जाती है। जी हाँ, एक्सटेंशन मिल जाता साहब उनको। हाँ, 10-15 दिन फिर देते जी हैं। जी जी मेरे साथ बहुत हुआ। जी द्विवेदी जी,
सर ये काफी सारे मामले में हो ये रहे हैं, पुरानी डेट डाल के जी अपन को भेज देते हैं, लेकिन अभी हाँ क्या है, जी स्पीड जी पोस्ट जी में तो सर वो ऐसी एंट्री ऐसी हो जाता है। हाँ, ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको और हमको समझना है। वही टेक्निकल चीज मैं बताना चाह रहा हूं। जी एक भाई जुड़े हुए दीपक कुमार रक्सौल बिहार से। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार। जी तो इसमें हमको करना क्या है, 29वें दिन उन्होंने एक पत्र जारी किया। मान लीजिए वो पत्र हमको 40वें दिन मिला, उसके बाद हमने पैसों की व्यवस्था किया, 45वें दिन उनको पत्र के साथ में 500 रुपए भेजा, वो उनको 50वें दिन मिला। ये एक एग्जाम्पल है बस। हाँ अब जैसे उनको 50वें दिन वो पत्र मिला, इसका मतलब ये हुआ कि अब उनकी घड़ी शुरू हो गई। लेकिन ये जी लोक सूचना अधिकारी, शासकीय कार्यालय के कर्मचारी ये समझ नहीं पाते हैं। जब घड़ी शुरू हुई तो 0 से शुरू नहीं होगी, 29 के बाद 30, केवल एक दिन में उनको 250 पेज की जानकारी का कवरिंग लेटर बनाना है, प्रत्येक पेज में सील साइन करना है, और हमको एक दिन के भीतर ही भेज देना है, क्योंकि उनके पास तो अब केवल एक दिन बाकी है, 30वां दिन। जी जी ऐसे में जी वो लोग क्या करते हैं कि 35वें या 38वें दिन जानकारी बना के हमको भेजते हैं। मतलब 30 दिन से ज्यादा समय के बाद आपने ये जानकारी मुझे दी, हम्म तो 30 दिन के बाद जानकारी दी तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ये जो 500 रुपया मेरे से आपने लिया है वो 500 रुपया वापस करेंगे, जी ठीक, और प्रत्येक पेज को सत्यापित करके देंगे। ये हम जी आरटीआई एक्टिविस्ट को ये बारीक चीजें समझना पड़े। उनको तो आप समझाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोगों को ये बात जरूर सीखना और समझना चाहिए। ये जब आरटीआई लगा हमारे यहां छत्तीसगढ़ में, तो आप जान के खुश हो जाएंगे, सबके सब मेरे मित्र एकदम खुश हो जाएंगे कि अब आरटीआई पर ये लोग जानकारी देने लगे हैं। धारा 4 का पालन करते हुए ये लोग अब अपने वेबसाइट पर सूचना भी लगाने लगे हैं, वेबसाइट पर अपलोड करने लगे हैं। जानते लेकिन हैं सर इससे, बिहार एक लेकिन सेकंड, सर एक बिहार में मैं कंप्लीट कर लूं, तुरंत तुरंत आते हैं अपन प्रश्न उत्तर में। जी ये अब इससे क्या हो रहा है, ये केवल मेरे छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। कोई भारतीय अगर केरल में है, मैं कह रहा हूं कोई अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, वो भी अगर वेबसाइट पर जाता है और ये जानना चाहता है कि छत्तीसगढ़ में कितने अधिकारी, कर्मचारी, नेता या के खिलाफ भ्रष्टाचार वाले प्रकरण, एफआईआर दर्ज हुए हैं प्रकरण में, तो वो कनाडा से बैठ के निकाल लेता है। और आप मतलब ये कितनी खुशी की बात है। इसके कारण से कहीं ना कहीं तो ये बात अधिकारियों के मन में मैसेज गया होगा कि हम गड़बड़ करेंगे तो ये लोग कहीं से बैठ के हमारी जानकारी निकाल लेंगे। सबसे ज्यादा फायदा इस बारे में हमारे सत्येंद्र भाई जैसे पत्रकारों का हुआ है। तो हमारे पत्रकार भाई लोग तो इस बात को लेकर बेहद खुश है। वो बोलते हैं कि हम जाके ऑफिस में चक्कर लगाते रहते थे, हमको जानकारी नहीं मिलती थी, आपके कारण से यह जानकारी हमको मिलने लगी है। मैं तो सचमुच बहुत खुश हूं। मिश्रा जी, मैं आपकी बात बड़े गौर से सुन रहा था साहब। आपने जैसा बताया अभी कि एसीबी में आपने सेक्शन 4 के लिए आवेदन लगाया था और अच्छा, आपको एक मना एक कर दिया। चीज, एक छोटी सी चीज बता दूं क्या, मैं भूल जाऊंगा, जी बता जी दूं। जी आप सबके लिए फर्ज की बात है, फक्र की बात, उत्साह की बात है। जी जानते हैं ये सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने, हाई कोर्ट में लड़ने 2 बार, सुप्रीम कोर्ट में लड़ने, फिर वापस हाई कोर्ट में पिटीशन में लड़ने, इस पूरे प्रकरण में मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ? 17 से 1800 रुपए। क्या होगा? आप लोग ये बताइए कि कौन ऐसा बेटा है जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने मजदूरी का 17 से 1800 रुपए खर्च नहीं कर सकता? ये सुप्रीम कोर्ट तक की बात कर रहा हूं। वैसे भी हाई कोर्ट में पिटीशन लगाइए तो 600-700 रुपए में लग जाता है एक पिटीशन, चाहे वो जनहित याचिका हो। पिटीशन मुझे बनाना है, आर्गुमेंट मुझे करना है, करके खत्म, निपटा दिए।
इसी कारण से चूंकि मैं वकील नहीं रखता, वकील साहब लोग का फीस बहुत लगता है। हमारा साहब पूछो मत, 15-15, 20-20 हजार रुपए लेते। बाबा रे, 15,000 तो कम। इसी कारण से ना मैं अपने सभी आईटीआई के मित्रों से कहूंगा कि अगर लड़ने की इच्छा है ना, और आईटीआई के क्षेत्र में सचमुच काम करना है, अपने देश के लिए काम करना है ना, तो अच्छा हो कि हाई कोर्ट में भी आप खुद लड़ना शुरू करिए। कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आपको यह नहीं कह सकता कि आप वकील रखिए। आप साफ मना कर दीजिए, नहीं रखूंगा साहब। अगर वो लोग रिजिड होते हैं कि नहीं, आपको हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में रखना ही पड़ेगा, ऐसी स्थिति में आप उसमें कहिए, उनसे, जजों से कहिए कि आप बताइए साहब, कौन ऐसा वकील है जो ईमानदारी से निष्ठापूर्वक मेरा केस लड़ेगा, तो मैं उनको ये केस देने को तैयार हूं। कोई जज उस वकील साहब का नाम नहीं बताएंगे। तो खुद सिर पर कफन बांध के लड़ना शुरू करिए, जीत अंततः होती है, चाहे जैसे भी हो। जी, अब मेरे भाई कोई प्रश्न पूछना चाहें तो। पर मिश्रा जी, हाईकोर्ट के लिए वो ड्राफ्टिंग वो बनाते ही बनता ना साहब? नहीं, सुनिए ना, मैं कर लें, लेकिन वो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं। कुछ अलग अलग जगह पर अलग अलग रूल है। जैसे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रूल तो पता है, लेकिन आप अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश के हैं या राजस्थान के हैं या दिल्ली के हैं, तो वहां पर हाईकोर्ट रूल अलग है। तो इसके लिए क्या उपाय है, आप चले जाइए हाईकोर्ट कैंपस में जी, और वहां आप देखिएगा कि टाइपिंग ब्लॉक कौन सा है, जहां लोग टाइपिंग करते हैं। जी जी। तो वहां टाइपिंग ब्लॉक में जाइएगा, जो टाइपिस्ट को शाम को जाइएगा, क्योंकि दिन भर वो लोग व्यस्त रहते हैं। जी बिल्कुल। तो शाम को जाइएगा और उसको बोलिएगा कि मैं प्रति पेज आपको पैसा दे रहा हूं, आप मेरे को एक तो रिट पिटीशन जो सूचना आयोग के ऑर्डर के खिलाफ फाइल किया है आपने, आप उसका एक सेट प्रिंट निकाल के दे दीजिए। तो वो पैसा लेगा, मान लीजिए 100 रुपए ले, 150, 200 रुपए ले, तो 200 रुपए लेके वो केवल पिटिशनर का नाम, वकील का नाम बदल देगा, छुपा देगा, मतलब कट कर देगा, और उसके बाद वो आपको पूरा पिटिशन निकाल के दे देगा। आप अपने घर में उसको 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ लीजिए। और कोई जरूरी नहीं है कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं आप तो इंग्लिश में ही बनाना है, उसको हिंदी में बनाइए और बना के हाईकोर्ट में पेश करिए। जब हाईकोर्ट में आप पेश करेंगे इन पर्सन ना, तो ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट के जो फाइलिंग सेक्शन होती है पूरे देश में, वो फाइलिंग सेक्शन आपको बुलाएगी और आपसे पूछे, बताएगी कि देखिए यहां 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 आपने ये गलती किया है। तो आपको बताएगी, और अगर नहीं समझ रहे होंगे ना, तो आपका हाथ पकड़ के कलम से लिखवाएगी कि ये गलती को आप ठीक कर दीजिए। तो आप क्यों नहीं ठीक करेंगे भाई? जब आप ठीक करेंगे और सिंपल कपड़े पहन के जाएंगे, तो जज को पहले ही लग जाता है कि ये इन पर्सन है, ना कभी आपसे नाराज होंगे, और नाराज होंगे भी तो एक लाइन कहिए, फिर वो कभी जीवन में नाराज नहीं होंगे कि सर मैं ये पिटीशन लाके अपना लाभ नहीं कमा रहा हूं, मैं देश के लिए लड़ रहा हूं सर, तो मेरा पक्ष सुन लीजिए। आप जब हाईकोर्ट में पिटीशन का कॉस्ट देते हैं, हमारे यहां छत्तीसगढ़ में जैसे 100 रुपए है, तो 100 रुपए देने के बाद वो जज आपकी बात सुनने के लिए बाध्य है, सुनना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं, आप चाहेंगे तो मैं पिटीशन को मूलतः दे दूंगा, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता है। अलग अलग प्रदेश में अलग अलग प्रारूप है, तो अलग अलग ही फाइल करनी पड़ेगी। जी अच्छा, मेरा वीडियो क्लियर दिख रहा है क्या? आपसे पूछ रहा था मौर्य जी, मेरा वीडियो क्लियर दिख रहा है क्या? क्लियर दिख रहा है। अच्छा जी बताएं। मिश्रा जी, मैं आपसे पूछ रहा था, वो बात रह गई थी अपनी। मैं ये पूछ रहा था साहब कि आपने एसीबी में सेक्शन 4 के लिए आवेदन करा था जी, लेकिन जैसा आप बता रहे थे कि इससे पूर्व ही आपने आपकी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दी थी और आदेश भी हो गए थे साहब। जी। फिर उसके बाद आपको वहां से एसीबी ने सेक्शन 4 की जानकारी नहीं दी और आप फिर हाई कोर्ट गए तो पीआईएल देने के लिए। तो साहब वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो सकता था साहब, जैसे कि पूर्व का आपका आदेश था? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया ना मैं, उसके बाद ही तो डर के मारे ये लोग जानकारी मुझे देने लगे।
अच्छा वो जी 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 जी। जी। तो जानकारी मिले। और किसी मित्र का कोई प्रश्न है तो? एक भाई साहब का हैंड राइज हुआ था। जी सर। जी जी सर। सर सुरेश मौर्य स्रोत गुजरात जी से। जी जिस वजह सर से। जिसके जिसके अंदर में जो आपने 10 आईपीएस के खिलाफ में जो पिटीशन दायर किया था, जी। उसका सर जजमेंट और क्या कार्रवाई है उसके अंदर, अरे उसको प्रोसेस आप क्या पेपर है? में छापे हैं, आप छापे हाँ, हैं उसको पेपर। मैं छापा था, लेकिन उसके बाद में फिर क्या मतलब कुछ आगे एक्शन बढ़ा हुआ नहीं, कि मतलब अभी? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंप्लीट हो गई। जो निर्दोष थे वो बच गए, जो दोषी थे उनको सजा हुई। बराबर। जी सर अभी इसके अंदर में जो आपने पिटीशन लगाते हो हाई कोर्ट के अंदर में या सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जनहित के अंदर में, जैसे आपका मतलब काफी चीजें मैं देखा हूँ, तो सर जी। इसके अंदर में जो वकील लॉबी है एक, उनसे आपसे नाराजगी है लगभग, कि मतलब उनके रोजगार पे और तकलीफ होता है, और जो जजमेंट आप लेके आते हो सर इन इन पर्सन आप, वो लोग मतलब पैसे देने के बाद में भी वो जजमेंट नहीं ला पाते हैं सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वकील साहब लोग को दुख नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता है कि मैं तो करता ही हूं। मैं तो 1996-97 से हाई कोर्ट इन पर्सन जा रहा हूं। तो लगभग जो सीनियर वकील हैं, जूनियर लोग से नहीं संपर्क है, सीनियर लोगों से संबंध है, अच्छी बातचीत होती है। कभी वो ये नहीं कहते हैं कि मेरे पेशा पर या मेरा व्यवसाय पर आपने नुकसान किया है। ऐसा कभी नहीं, मेरे साथ तो कभी नहीं कहे वो लोग, किसी भी वकील ने। और रहा सवाल, तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे केस में मैं जीतूं। मैं कुछ महत्वपूर्ण केस, आपको कभी समय मिलेगा तो बताऊंगा, आप लोग जब बोलने का मौका देंगे। कुछ महत्वपूर्ण केस जिसमें क्लियर लग रहा है कि मैं सही हूं, पिटीशन एकदम सही है, लेकिन वो भी मैं हारा हूं। तो ऐसा नहीं कि सभी केस जीतते ही है, कुछ केस सर हारते भी हैं। लेकिन उसमें हार और मतलब जीत का अनुपात अगर 80 और 20 का है, तो मेरे को लगता है कि ये 1700-1800 रुपया खर्चा करके मैं सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करा ले आया, तो ये तो अच्छी बात है। एक बरेली यूपी से है आशीष अग्रवाल जी, इनका भी हैंड राइज हुआ है। जी सर सर। सर मिश्रा जी, मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी मैं थोड़ा सा भूल जाऊंगा। मिश्रा जी जी, बता। जी मिश्रा जी, वो आप हाई कोर्ट ये सब बातें तो हो गई साहब, लेकिन हाँ वो उसका क्या हुआ? छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला था वो, जैसे आप बता रहे थे धारा 24 इनको एसीबी को और इनको छूट दे दी थी, उसके संबंध में हाईकोर्ट ने क्या कहा साहब? नहीं नहीं, हाईकोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया ना उस नोटिफिकेशन को। मतलब अमान्य कर दिया। हाँ, उसको खत्म कर दिया। तो हाँ 2006 का जो नोटिफिकेशन था छत्तीसगढ़ हाँ सरकार का, वो हाँ नोटिफिकेशन खत्म हो गया। जी जो नोटिफिकेशन खत्म मतलब कहानी खत्म। और ना दोबारा वो लोग इस तरह का नोटिफिकेशन जारी करने दूंगा मैं। जी। हाँ जी। वही साहब मैंने कहा और कि नरेश कुमार जी, नोटिफिकेशन आप। नरेश जी जी आपका कोई सवाल है? हाँ ठीक है नमस्कार सर। आशीष जी आप। जी बोलिए। हाँ नमस्कार सर। पूछिए सर मेरा सवाल। क्वेश्चन जी एक मैंने 41B की 17 मैनुअल मांगी थी जी कि भाई जो आपके इंस्टीट्यूट में 41B के 70 मैनुअल बनाए उनकी सर्टिफाइड कॉपी दी जाए। जी तो पीआईओ ने गवर्नमेंट वेबसाइट है RTI.gov.in, जी। उसका हवाला दे के कहते कि इंफॉर्मेशन वहां अवेलेबल है। अच्छा। फिर मैंने पीआईओ को रिजॉइंडर भेजा कि आपने जिस वेबसाइट का नाम लिया है मैंने उस वेबसाइट पे चेक कर ली, देख ली, वहां इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जी या तो आप मुझे लिंक दो या आप मुझे डाउनलोड करके उसकी सर्टिफाइड कॉपी दो, और जो पेमेंट होगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। जी फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने फर्स्ट अपील की, जी। तो फर्स्ट अपील में जवाब आया फर्स्ट अपील अथॉरिटी का कि इंफॉर्मेशन आप दोबारा चेक कर लो, उसी वेबसाइट के ऊपर है। अच्छा। फिर हाँ, फिर मैंने दोबारा उसके बाद रिजॉइंडर भेजा। मैंने कहा जी मैंने दोबारा चेक कर ली, वहाँ इंफॉर्मेशन नहीं है, और जब मैं आपसे सेटिस्फाइड कॉपी मांग रहा हूँ, जिस फॉर्म में मांग रहा हूँ, तो आप मुझे उस फॉर्म में दो जी। आपने। फिर वो जवाब देता है कि हमने तो 70 मैनुअल बनाया ही नहीं। वेरी गुड। हाँ। हाँ मतलब
पहले 2 रिप्लाई में तो कह रहा है उस वेबसाइट के ऊपर है, और फिर तीसरे रिप्लाई में कह रहा है कि हमारे पास वो हमने बनाया ही नहीं, हमारे इंस्टीट्यूट अच्छा। कोई नहीं है। अच्छा। ठीक है, फिर मैं सर उसकी पर्टिकुलर बेस में सेकंड अपील में चला गया। हम्म। सेकंड अपील में चला गया तो सेकंड अपील में उनको नोटिस हो गया। नोटिस होने के बाद पर्टिकुलर बेस में डेट थी, और डेट से 2 या 3 दिन पहले ही कमीशन से मेरे पास फोन आता है कि भाई इसकी जो डेट थी ना 6 हाँ। महीने की, डेट एक्सटेंड कर दी गई है। फिर अरे मैंने बाप उनसे टिकट पूछा जी, बस 6 महीने पहले तो आपने तारीख दी थी, 6 महीने तो वो रे। चले गए, 3 महीने में आपने रजिस्ट्रेशन किया, 3 महीने वो चले गए, और हाँ 6 महीने की आपने फिर तारीख दे दी। जी। तो उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया सर। अच्छा, आप किस प्रदेश से हैं? सर हरियाणा से हूँ सर मैं। अरे तो ये तो पंजाब हरियाणा एक ही साथ में है। हाँ जी सर, एक ही है। मैं भूल रहा हूं, कोई साथी मेरे बताएंगे, या तो पंजाब हरियाणा या राजस्थान में इस तरह का फॉल्स जानकारी देने पर एफआईआर कराने का नियम है। राज्य सर वो सरकार का राजस्थान से था सर, वो नोटिफिकेशन। राजस्थान में नोटिफिकेशन निकला था, राजस्थान में निकला सर वो नोटिफिकेशन। अच्छा, वो भी राजस्थान बंद हो में गया, है ना? हाँ वो सर, वो भी बंद हो राजस्थान में गया। निकला था। हाँ। और कुछ एक साथी हैं राजस्थान के, ताराचंद है, और उन्होंने एफआईआर करवाई भी थी। फिर बार बार हुआ जब है उन्होंने FIR एफआईआर की? करवाई तो गवर्नमेंट ने वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया। अच्छा, उसको वापस ले लिए हैं? हाँ वापस ले लिया, जब उन्होंने एफआईआर दर्ज करवानी स्टार्ट की तो उन्होंने वो हाँ। नोटिफिकेशन वापस ले लिया। अच्छा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। जी सर। जब उन्होंने लिख के दिया कि इस वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध है, जी सर। तो उस वेबसाइट पर जाके आपको कंप्यूटर में जो स्क्रीनशॉट लेते हैं ना हम लोग, जी सर। जी सर। वो पूरी जानकारी का स्क्रीनशॉट लेना था। जी सर। खैर, जी सर। कभी फिर अगर इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई ना, जी सर। तो आप ऐसा कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके उनको रिमाइंडर करिए कि इस जो वेबसाइट आपने बताया है, उस वेबसाइट पर ये जानकारी उपलब्ध है। जो मैंने जो जानकारी मांगी थी वो उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में आप देखिएगा, एक्ट में लिखा हुआ है लोक प्राधिकारी कौन होता है। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए एक थाना है, जी पुलिस सर। स्टेशन। जी सर। जी। तो पुलिस स्टेशन में प्रत्येक थानेदार धारा जी सर। 4 का पालन नहीं करता है, नहीं करेगा। जी सर। क्योंकि आप देखिएगा थानों के वेबसाइट पर एफआईआर डाउनलोड होता है, केवल एफआईआर। कोई जी महिला सर। संबंधी या कोई सेंसिटिव एफआईआर है तो उसको डाउनलोड नहीं कर देते, सेंसिटिव जी लिख के सर। छोड़ देते। तो थानेदार का, प्रत्येक पुलिस स्टेशन का लोक प्राधिकारी कौन होता है? तो जनरल, कुछ टेक्निकल चीजें उसमें अलग है, लेकिन जनरली लोक प्राधिकारी उस क्षेत्र का एसपी होता है। तो जी ये सर। तो धारा 4 के 17 बिंदुओं की जो जानकारी है, वो 17 बिंदुओं की जानकारी एसपी के वेबसाइट पर होगा। एसपी के अंदर में जितने थाने होंगे, जैसे 10, 20, 50, 100 जितने भी, तो उस वेबसाइट पर प्रत्येक थानों की जानकारी अलग अलग कॉलम बना के देगा। ये जी सर। एसपी बाध्य है। तो आप जो आरटीआई फाइल किए थे ना, मेरे ख्याल से वो मतलब उस लोक सूचना अधिकारी के समक्ष फाइल किए थे, मैं जी जैसा सर। जी समझ सर। पा रहा हूं। तो जी सर। जी ऐसा सर। मत डेफिनेटली। कीजिए, आप एक्ट को पढ़िएगा ना, धारा 4 में लिखा है लोक प्राधिकारी। लोक प्राधिकारी का मतलब होता है वो संस्था या वो अधिकारी जिसके प्रशासकीय नियंत्रण में वो लोक सूचना अधिकारी है, जिसके सामने आपने सूचना का अधिकार लगाया था। अब चूंकि आप जैसा बता रहे हैं कि उसने लिख के दे दिया कि हमारा कोई भी जानकारी इस तरह का वेबसाइट पर नहीं है, तो आप 2 कंप्लेन बनाइए। पहले 3 बार तो दो कह रहे हैं उस वेबसाइट पे है, फिर चौथी बार मना कर दिया। अच्छा ठीक है, आप 2 कंप्लेन बनाइए। एक सर। वो संस्था का जो प्रदेश में हेड ऑफिस होगा, थोड़ा जी सा सर, आप बिल्कुल देख लीजिएगा डेफिनेटली। कौन सा हेड ऑफिस होगा। हाँ, जो और भी होगा, टेक्निकल टेक्निकल तो उस सर। हेड को और प्रदेश के मुख्य सचिव को, ये दोनों को अलग अलग कॉपी नहीं देना है। किसी भी कंप्लेन में कभी भी मेरा कोई साथी कंप्लेन नहीं देगा, मतलब सॉरी, कंप्लेन का प्रतिलिपि नहीं देना है। 2 अलग अलग संस्थाओं को एक ही कंटेंट रहेगा, एड्रेस बदल जाएगा। जैसे टू एसपी हरियाणा या जो भी आपका जी सर। जिला होगा वहां का,
तो वैसे ही चीफ सेक्रेटरी को लिखिए और उसमें डिटेल में लिखिए कि इन्होंने बताया कि इनके पास नहीं है, जबकि सूचना के अधिकार की धारा 41 में लिखा हुआ है कि 120 दिन के भीतर लागू करना है। इन्होंने अब तक उस पर लागू नहीं किया, उसका पालन नहीं किया। एक दूसरी बात, इन्होंने मुझे त्रुटिपूर्ण गलत जानकारी दिया कि वेबसाइट पर उपलब्ध है, जबकि वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। तो इन्होंने चूंकि नियमों का घोर उल्लंघन किया है, नियमों का घोर उल्लंघन किया है, अधिसूचनाओं का पालन नहीं किया है, इस कारण इनके खिलाफ आवश्यक और उचित विभागीय और आपराधिक कार्रवाई करें। ये उसको लिख दीजिए। अरे बाबा, आप तो आईटीआई एक्टिविस्ट है ना? जी सर। तो लिखने के बाद आपका समस्या खत्म थोड़ी हुआ। 15 दिन इंतजार करिए, जहां आप कंप्लेन किए हैं फिर वहां आरटीआई फाइल करिए। जी सर। और अच्छा हो कि 15 दिन 20 दिन बाद आरटीआई फाइल करिए और उससे पूछिए कि मैंने इस तारीख को एक कंप्लेन किया था, कंप्लेन की कॉपी संलग्न है, मेरे इस कंप्लेन पर आज तक आपने क्या क्या कार्रवाई की। वो लोग नहीं करते, आपके कंप्लेन को ना कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। ठीक बात सर, लेकिन क्या होगा कि जैसे आप आरटीआई फाइल करेंगे ना, तो कोई मुख्य सचिव अपना गला नहीं फंसाना चाहता, तो वो क्या करेंगे, आपके कंप्लेन पर आपका आरटीआई मिलने के बाद कार्रवाई शुरू करेंगे। एक चीज और हम सभी मित्रों को जानना चाहिए कि सूचना के अधिकार में जो जानकारी आपने मांगा है, जी सर, मांगी गई जानकारी को संतोषजनक जानकारी देने के लिए वो बाध्य है। जी सर। जी सर। समझ? आप नरेश कुमार जी बोल रहे हैं? जी सर। जी सर, नरेश कुमार जी बोल। जी सर। अच्छा अच्छा जी। तो वो जानकारी, सही जानकारी देने के लिए आपको बाध्य है। एक और पर्सनल आप सबको बात बताता हूं, निजी बात, सबके लिए निजी। किसी भी केस में बहुत जल्दी कोर्ट जाने की जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप कोर्ट गए, वो लोग आपकी शिकायत को, आपकी बात को ठंडे बस्ते में डाल देंगे। इंतजार करेंगे कि कोर्ट या सूचना आयोग हमको ऑर्डर करेगा तब हम जानकारी देंगे। तो अच्छा यह है कि उन्हीं को, उन्हीं के लेवल में तंगो तबाह कर, और भी कुछ बदमाशी आपको करनी हो, मतलब मैं आज आप सबको बता रहा हूं अच्छे से, और भी कुछ करना हो ना, तो आप अपने नाता, रिश्ता, दोस्त, पड़ोसी 100 लोगों को खोजिए, 100 लोगों को। जी सर। और एक ही जानकारी, पैसा तो आपको केवल 10 रुपया लगेगा, तो 100 लोगों का 1000 रुपया लगा। तो 100 लोगों के नाम से एक ही जानकारी मांगिए, एक ही संस्था से। आप 100 आरटीआई फाइल करिए एक ही विषय पर, आप देखिए दूसरे दिन से वो कपड़े फाड़ के बाहर घूमने लगेंगे, पागल हो जाएंगे। इसलिए समूह के माध्यम से ये काम कीजिएगा। सर मेरा एक सवाल है जी। एक मिनट कंप्लीट होने, प्लीज प्लीज। किशन लाल जी का भी दीपक जी आप करिए सवाल, मैं एक एक करके लेता हूँ सर सवाल, आप एक करके दीजिए, क्योंकि फिर सवाल का समय बढ़ता चला जाता है। कंप्लीट होने सर, सर एक कंप्लीट होने दो सर। सर कंप्लीट है सर, आपका कंप्लीट है, एक एक पे इतना नहीं कर सकते, अगर कुछ बचा है तो लेते हैं। सर मेरा एक सवाल है। दीपक हाँ बोलिए। सर मैंने रक्सौल से हूँ और बिहार में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है हर विभाग में, और बाल विकास परियोजना में मैंने 3 आंगनबाड़ी सेंटर के बारे में जानकारी मांगा था, जिसमें मांगा था कि उस बहाली में आवेदन पत्र और उस शैक्षणिक प्रमाण पत्र और मेगा सूची और बहु प्रमाण पत्र और मैपिंग पंजी से संबंधित सूचना मांगा था। मांगने का मेरा ये था कि इसमें फर्जी बहाली हुआ था, फर्जी प्रमाण पत्र पर, और एक ऐसा केंद्र पाया गया है कि उसकी सेविका की मृत्यु हो गई और उसके पति ने दूसरा शादी करके और उसके जगह पर आज तक 2004 से लेकर अभी तक कार्य करा रहे हैं। और लोक सूचना पदाधिकारी ने मुझसे प्रमाण पत्र के लिए राशि भी मांगा, मैंने राशि भी दे दिया, लेकिन उन्होंने प्रमाण पत्र की कॉपी नहीं दिया गया, केवल 2 पेज का एक आवेदन दिया गया है, जो टोटल मेरा आवेदन में था, जो करीबन
₹84 मांगा गया था 42 पेज का, और मात्र मुझे 5 पेज दिया गया है। और ना ही शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिया गया, ना ही मेगा पंजी दिया गया, ना ही आम सभा पंजी दिया गया, ना ही आपको क्या बोलते हैं बहु प्रमाण पत्र दिया गया। जी तो इसमें मैं आगे क्या करूं? जी, मुझे अनुमति है बताने की? जी सर, आप ही को बताना है आज। अच्छा, सवाल अच्छा, आपके लिए ये सर। अच्छा, मेरे ऊपर भी लगाए हैं, ठीक है। ये जो आप जो जानकारी मांगे थे, ये जी रक्सौल वाले भाई साहब दीपक जी कुमार जी, तो जी ये जो जानकारी मांगे थे, आप व्यक्ति का नाम लिख के मांगे थे कि ऐसे ही नहीं, सार्वजनिक? आंगनबाड़ी केंद्र संख्या के नाम से मांगा था मैंने। ठीक, ठीक है। आपको पैसा लेने के बाद भी उसने जानकारी नहीं दी? नहीं दिया गया, दिया भी गया तो अधूरा दिया गया, केवल आवेदन पत्र दिया गया। दो तरीका है इसका। आप जी इस पर फर्स्ट अपील कर लीजिए अगर टाइम है तो। जी अभी टाइम है। टाइम है तो फर्स्ट अपील कर लीजिए और अपनी व्यथा बताइए कि मैंने कोई भी तृतीय पक्ष की जानकारी नहीं मांगी, और जी यदि तृतीय पक्ष की जानकारी मांगी होती तो जी ये जो 2 पेज 4 पेज इन्होंने दिया है ये नहीं देते। जी इसलिए मुझे पूरी जानकारी निःशुल्क दिलवाई जाए, और 30 दिन के बाद भी इन्होंने पैसा लेने के बाद भी जानकारी नहीं दिया, जी इसके कारण से इन पर कार्रवाई करें। ये जी पूरे डॉक्यूमेंट लेके जहां प्रमाणित कर सकें आप कि जी आपसे पैसा लेने के बाद भी इन्होंने आपको जानकारी नहीं दी। जी ये शासकीय धन में जी आप जो जब तक पैसा आपके पैकेट में था जी तब तक वो आपका था। आपने जी चालान बनाया या पोस्टल ऑर्डर जमा किया या नॉन जुडिशियल जमा किया, जस्ट मैं सरकारी खाता में जमा किया था। सरकारी खाते में जमा किया, मतलब वो पूरा पैसा सरकार का हो। जी इन्होंने शासकीय धन में गबन किया है, जो जी भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत दंडनीय अपराध है। तो जी इस संबंध में आप थाने में, जो आपके क्षेत्र का थाना होगा जी या वो ऑफिस के पास का थाना होगा, एक जी लिखित कंप्लेंट तो कर ही दीजिए जी कि आपने दिया 100 रुपए, जानकारी दिया है इन्होंने 8 रुपए का, तो जी बाकी 92 रुपए शासकीय खजाने में मैंने जो जमा किया जी उसका तो दुरुपयोग हो गया ना। जी तो आप ये करिए, करना कुछ नहीं, और केवल सर दूसरी थाने बात में। ये है सर, दूसरी बात यह है कि अब सीडीपीओ को लग रहा है कि इसमें बहुत सारा फर्जी बहाली हुआ है, तो अब उन सेविका पतियों के द्वारा मुझे धमकी दिलवाया जा रहा है जान से मारने के लिए भी। हाँ हाँ हाँ। तो आप जिंदा हैं क्या अभी? जी आप जीवित हैं क्या? जी जी अभी तो जिस दिन आरटीआई का काम शुरू किए उसी दिन जी से आप जी कफन सिर पर बांध लीजिए। बांध लिए और जी ये आपके साथ नहीं हो रहा है, जी हम सब के साथ हुआ है। हम जी जी सबके साथ हुआ है, जी हम लोग सब झेले हैं ये सब चीजें। लेकिन अगर वो जी आपको धमकी दे रहा है ना, तो आपके पास जी भी फिर से वही विकल्प है कि आप 10-20 अपने लोगों को खोजिए, ताकि जी उसको लग जाए कि ये यही करवाया है, जी दीपक कुमार ही करवाए हैं, जी ऐसा उनको लगे। और जी 10-20 लोगों को, अपने साथियों को, दोस्त, कोई जरूरी नहीं कि आपके शहर के हो, आप हमारे जी जी सुरेश भाई को कहिए, जी सुरेश भाई गुजरात से आपको उसी विषय पर वही आरटीआई भेज देंगे। जी तो आरटीआई लगा लगा के उनको अलग अलग लोगों से लगवाइए और देखते हैं कि वो कितने लोगों को धमकी दे देते हैं, जी है ना। और अगर आप कोई प्रूफ कर पाए कि आपको धमकी आई है, जी तो जी आप उस विभाग के हेड को लिखिए कि ये वेबसाइट पर अपलोड करो ये पूरी जानकारी, मेरे को धमकी दे रहे हो, मतलब आपने करप्शन किया है। जी इसलिए कहता हूं कि सिर पर कफन बांधे रहिए, जी जी देश सेवा सर करने बांधे की हुए कोशिश। बांधे हुए हैं सर 2022 में भी मैंने सीडीपी ऑफिस का। दीपक जी, नेक्स्ट सवाल लेंगे हम अब आगे। जी जी। अब आप लोग जो भी अपने सवाल रखें, पहले ही आप लोग प्रिपेयर रहें कि आपका क्या सवाल है, और हो सके तो सवाल अगर टॉपिक से रिलेटेड हो तो और ज्यादा अच्छी बात है। बाकी हम आरटीआई के भी सारे सवाल लेंगे। हमारे साथ में सरदार तारा सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। सरदार तारा सिंह जी, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके, जो आज टॉपिक है, मिश्रा जी ने जो बात कही उसमें अगर कोई बात जोड़ना चाहें तो आपका बहुत आभार रहेगा।